डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ पॉलिसीज, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो फर्स्ट पार्ट है, मार्केटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रोडक्ट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, प्रोडक्ट दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, ये हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑफर किए जाते हैं बैंक की तरफ से। स्पेसिफिकली बताया जाता है कि बैंक की लाइबिलिटी नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, दे विल ओनली एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन यू एंड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। फिर कुछ फीचर्स जाने हमने कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल के रिलेशन में, एंड अभी डिस्कस करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरर फॉर स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड ग्रुप्स for providing life cover at competitive premium as compared to regular policy. As per the guideline of IRDA, when group products are offered by the insurer, the group should be homogeneous and clearly define each member of the group should conform to the group definition. Definitely ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को, नंबर ऑफ पीपल को होमोजीनियस नेचर के होने चाहिए, एंड जो डेफिनेशन गिवन है ग्रुप की उसके अंदर वो फॉल करते होने चाहिए। एनी डेविएशन फ्रॉम द डिफाइंड ग्रुप विल नॉट बी अलाउड दिस काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर बाय बैंक आर डिस्कस्ड बिलो। तो क्या क्या फीचर्स हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं बैंक की तरफ से। Bank offer different group insurance cover to their customer as a value addition to their product offering. In the life insurance side, group cover are offered to cover the life of the group member who have availed specific product from the bank as an add-on service आप provide करते हो ये वाली facility. Bank are offering group insurance cover to their customer who are having different type of account. सेविंग अकाउंट है आपके किसी कस्टमर का, करंट अकाउंट है, लोन बोरोर, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग, उनको आप ऑफर करते हो इस तरीके के प्रोडक्ट्स, ठीक है। द ग्रुप कवर ऑफर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ कवर एंड सेकेंड टाइप ऑफ कवर। फर्स्ट टाइप ऑफ कवर बेसिकली आपका नेचुरल डेथ कवर करेगा, is the simple fixed cover on the happening of natural death or accidental death and the amount of cover से fixed। मतलब कि यहाँ पे या तो वो नेचुरल केस में डेथ होएगी या एक्सीडेंटल डेथ है तो वो केस में आपको यहाँ पे अश्योरेंस मिलेगी। एग्जाम्पल बता रखी है कि जैसे मान लो हो सकता है 1 लाख, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने रैंडमली लिया है कि 1 लाख हो सकता है इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, 2 लाख हो सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, इस तरीके से। In these type of cover, the premium will be charged on an annual basis. Second type of cover is the dynamic cover provided to borrower account on reducing basis in line with the repayment of the loan. The cover is made available for retail loan and housing loan with mortgage backing. Definitely security रखवाई है and preference क्या है, preference किसको दी जाती है, mortgage को। ये तरीके का जो आपका cover है that is providing to the borrowers इन केस ऑफ, चाहे हाउसिंग लोन की बात कर लो, रिटेल लोन, कोई भी, ठीक है, वो केस में इस तरीके का कवर प्रोवाइड किया जाता है। द प्रीमियम पेमेंट फॉर द कवर इज ऑन सिंगल प्रीमियम मोड कवरिंग द रीपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन एंड कवर इज अवेलेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बोरर ड्यूरिंग द रीपेमेंट पीरियड। तो एक अश्योरेंस रहेगी यहाँ पे, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू रेगुलर आउटस्टैंडिंग इन दी लोन अकाउंट, दैट इज द कवर विल नॉट टेक केयर ऑफ ओवरड्यू अमाउंट इन दी लोन। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेकेंड टाइप ऑफ जो आपका कवर है, सेकेंड टाइप ऑफ कवर इज प्रोवाइडेड टू दी बोरर इन ड्यूरिंग द रीपेमेंट पीरियड, ठीक है, कि अगर डेथ वाला जो केस है इस तरीके का कोई अगर चांस होएगा तो वो केस में यहाँ पे कवर मिलेगा, अश्योरेंस मिलेगी। तो ये दो तरीके के जो आपके ग्रुप कवर हैं दैट इज प्रोवाइडेड टू दी कस्टमर्स, फर्स्ट टाइप कवर एंड सेकेंड टाइप कवर, ठीक है। Then bank are offering the cover as a tag facility for value enhancement of the product। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे प्रोवाइड की जाती है ग्रुप इंश्योरेंस वाली जो फैसिलिटी है, एंड ऑल्सो टू एलिवेट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन एडिशन टू बीइंग अ रिस्क मिटिगेशन टूल फॉर द कस्टमर एंड प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली ऑफ द अकाउंट होल्डर।
The income potential in group cover is attractive as bank are reimbursed with marketing expenses of about 10 to 15% of premium mobilized. मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जाना, अभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. In non-life side, bank offer the entire spectrum of non-life insurance product, both standalone regular product and group product. Specific किसी एक चीज के ऊपर भी फोकस हो सकता है. Standalone system will be there and group product are also offered in case of non-life insurance product. The scope of marketing of non-life product to the borrower customer base is huge as conversion rate are very low. Non-life cover is basically about covering different type of assets like building, मतलब जो लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं है ना, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, स्टॉक्स, ये जो आपकी चीज़ें रहती हैं ना, इसके रिलेशन में अगर आपकी इंश्योरेंस रहती है तो वो रहता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पार्ट. फ्लीट एटसेट्रा एंड बैंक्स लैंडिंग एक्सटेंडेड टू ऑल दिस एरिया. This will generate fee-based income by way of commission ranging from 10 to 15 as fixed by IRDA for different type of asset. Definitely ये जो services provide कर रही हैं that will help the bank to generate revenue source, ठीक है, in the form of commission, in the form of a fee. In the group insurance side, group health policies are offered by some bank as value addition to them account holders. जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको ग्रुप इंश्योरेंस देखने को मिला, ऐसे ही नॉन लाइफ में भी ग्रुप इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है एज अ वैल्यू एडेड फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स. The policies are offered to the customer on a floater basis covering the account holder and their families, जैसे सेल्फ, स्पाउस, मतलब कि ये आ सकते हैं एक ग्रुप में, है ना, सेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन, पेरेंट्स डेफिनेटली कवर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एडिशनल प्रीमियम, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रोविजंस हैं बैंक की, उसके अकॉर्डिंग. द एडवांटेज ऑफ दीज ग्रुप पॉलिसीज ओवर द रेगुलर पॉलिसीज इज दैट प्रीमियम रेट आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन पॉलिसीज. मतलब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अगर आप लोगे, कंपेयर करोगे कि ग्रुप इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, इंडिविजुअली कितना पे कर रहे हो, डेफिनेटली ग्रुप इंश्योरेंस के केस में आपको लो प्रीमियम की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन पॉलिसीज. एंड बैंक आर एग्रेसिवली मार्केटिंग दीज ग्रुप प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स. देन नेक्स्ट इज इंश्योरेंस बिजनेस बाय बैंक. Another trend started in insurance industry is with regard to setting up of insurance business. Public sector bank started venturing into insurance business with the twin objective of tapping the untapped potential as well as to use their network and existing infrastructure. अगर आपके पास कस्टमर बेस है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन डेफिनेटली आप डाइवर्सिफाई करो चीज़ों को सो दैट विल हेल्प यू टू जनरेट इनकम. तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव होते हैं कि जो आपका पोटेंशियल है आप उसको और अच्छे से निखार सकते हो, एंड सेकेंड कि जो आपके पास अवेलेबल नेटवर्क है यू विल बी एबल टू यूज दैट नेटवर्क एफिशिएंटली टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट और बिजनेस. They have entered into agreement with overseas partner to set up their joint venture. The results are really rewarding for them that the private player, the market is dominated by insurance company. आज की डेट में भी अगर आप बात करो, डेफिनेटली इंश्योरेंस बेसिक नीड का पार्ट अभी है कि इंश्योरेंस तो होनी ही चाहिए पर्सन की, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए. Which have large banks as partner. This indicate that combination of bank and insurance. डेफिनेटली आपने बैंक इंश्योरेंस नाम की टर्म सुनी है ना, ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है. This indicate that combination of banks and insurance companies together had a tremendous impact on the premium mobilization and hence increase fee-based income by way of commission on mobilization of a bank as a partner. Public sector bank are also acting as corporate agent for their joint venture with insurance company. And joint venture में हमने क्राइटेरिया देखा था, ठीक है, वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप क्या हो यहाँ पे एंटर हो सकते हो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ. वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ऑफर कर सकते हो कस्टमर्स को, ठीक है.
देन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय बैंक, तो थर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज रिलेटिंग विद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय बैंक हैज emerged as a key element in fee-based distribution model of bank. Mutual banking has emerging, offering new product and service innovation for the customer who avail of mutual fund products through bank. तो म्यूचुअल फंड के रिलेशन में हम कॉन्सेप्ट वैसे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली क्लास में. Maximization of comfort for the customer, bank and mutual fund is the basic premise on which the tie-up are structured. A scientifically structured business implementation model will reap benefit for all concerned. जो भी इन्वॉल्व हैं ये टाई अप में, डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपर पैटर्न के साथ चीज़ों को कर रहे हो, ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन दैट कंसर्न विल बी बेनिफिटेड. ठीक है. Mutual fund distribution offer good scope for augmented fee based income of bank. Definitely that will act as a source of income for the bank in the form of commission. For a single application there are multiple revenue stream. The existing customer base serve as captive prospective investor universe. बहुत सारी options हैं कि आपने अपनी preference के according किस चीज़ में invest करना है ना, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है. बहुत सारी options प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको बैंक की तरफ से. Banks as a distribution channel have huge potential to build and improve the retail side of investors universe of mutual funds which is skewed towards the institutional side. Now मतलब कि बैंक विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. बैंक डेफिनेटली आप ये चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे होगे कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस के रिलेशन में या जब जो भी टाई अप रहता है एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, जब भी बैंक एक्ट करते हैं, दैट विल हेल्प अलॉट दी सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है. The database and as well as the investors. The database can be used effectively for experience marketing of future products and product co-creation based on segments. डेटा तो अवेलेबल है ना बैंक्स के पास. अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड्स आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो इजीली कस्टमर्स को. The opportunity for the customer is to avail of non-banking financial product with multiple return practices from their banking service provider without the strain of shopping in the market. Means ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको स्पेशली अगर आपने जैसे ये एड ऑन सर्विस की तरह ही काम कर रहे हैं ना, अगर बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली जाने की जरूरत नहीं है. बैंक विल बी ऑफरिंग टू यू अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. अगर आपकी डिमांड रहती है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है ये चीज़ों के रिलेशन में, जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, बैंक विल हेल्प यू. ठीक है. तो आपको सेपरेटली यहाँ पे किसी और पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं रहती. एक ट्रस्ट भी बिल्डअप रहता है बैंक के साथ. देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अलॉट इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप इन दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. ठीक है. देन इसके बाद हमने डिस्कस करना है प्रोपागेट मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट बाय वे ऑफ इनकम द कॉन्सेप्ट बिहाइंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अंडरस्टूड. बैंक सेलिंग म्यूचुअल फंड स्कीम शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द मॉडल कॉल्ड प्रोपागेट मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं कस्टमर को बेटर वे में प्रोवाइड करना चाहते हो, है ना, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है यू विल बी एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोपागेट मॉडल को अच्छे से समझो. प्रोपागेट मॉडल बेसिकली क्या बात करता है? प्रोपागेट मॉडल रेफर टू प्रोडक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न्स, पीपल, एपेटाइट, ज्योग्राफी, एट्रीब्यूट्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ये अपने आप में ही इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है. ये अपने आप में ही इसकी फुल फॉर्म है प्रोपागेट की. ईच वर्ड जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बता रखा है. P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिस्क, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, P फॉर पीपल, A फॉर एपेटाइट, G फॉर ज्योग्राफी, A फॉर एट्रीब्यूट्स, TE स्टैंड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ठीक है. तो टेक इनटू कंसिडरेशन ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है while offering म्यूचुअल फंड सर्विसेज टू द कस्टमर. अभी वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बैंक आर सेलिंग द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट टू एंड थ्रू देयर कस्टमर बेस. Any deficiency in the above will create an imbalance in their desired objective and customer satisfaction level. अगर आपने इसमें से कोई एक चीज भी मिस कर दी या फॉलो नहीं की, that will affect a lot. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा फुल फॉर्म.
प्रोपागेट मॉडल के रिलेशन में। मतलब अगर क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन प्रोपागेट मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जी स्टैंड फॉर व्हाट, वर्ड पी स्टैंड फॉर व्हाट, ओ स्टैंड फॉर व्हाट। तो वो केस में आपको डेफिनेटली फुल फॉर्म्स ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं द रेलिवेंस ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, जो हमने प्रोपागेट मॉडल में पढ़ा। हमने देखा ना कि अगर एक भी चीज मिसिंग है दैट विल हेल्प, दैट विल इफेक्ट अ लॉट। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो डिस्कस किए हमने प्रोपागेट मॉडल में, इनको वन बाय वन करके भी डिस्कस करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले प्रोडक्ट। बैंक विद मल्टीपल टाइप शुड डिसाइड ऑन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन देयर कस्टमर सेगमेंट एंड टाइम प्रेफरेंस। New fund offer are there for all, but in case of existing scheme, a careful selection of mutual fund product is a precursor for customer oriented selling। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली यही आएगा कि आपने what kind of a product are going to be offered to the customer depending upon the customer segment, depending upon the customer requirement। आपको पहले पता होना चाहिए ना मेरे को ये प्रोडक्ट ऑफर करना है, ठीक है, तभी आप फर्दर मूव ऑन कर पाओगे, तभी आप फर्दर मूव ऑन कर पाओगे। जैसे अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूं, बड़े कोर्सेज हैं, है ना, 3 मंथ कोर्सेज, 6 मंथ कोर्सेज, वीडियो क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल वीडियोस, क्रैश कोर्सेज विल बी देयर। मैं आपको बताऊंगी ना, अभी एग्जाम्स का टाइम है, मैं आपको बताऊंगी क्रैश कोर्स विल बी देयर इफ यू वांट टू एनरोल अंडर द कोर्स, दैट थिंग यू हैव टू डन। अगर आपने वो क्रैश कोर्स कर लिया, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। मेरे को अगर पहले पता होएगा कि दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, अगर मेरे को पता ही नहीं है कि क्रैश कोर्स हमारा बना हुआ है, क्रैश कोर्स विल बी देयर, तो क्या मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊंगी उसके रिलेशन में? क्या आप फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो डेफिनेटली पहले पता होना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट जो आपने ऑफर करना है कस्टमर को। गेटिंग माई पॉइंट? देन नेक्स्ट इज रिस्क। Unlike fixed deposit of bank, mutual fund schemes carry capital risk and return risk. It's depending upon you. It's totally depending upon you. What is your preference? If you want to enhance your capital, then definitely when return is high, risk is high, है ना। अगर आप चाहते हो कि रिस्क मेरा कम हो, डेफिनेटली वो केस में रिटर्न भी क्या होगी, कम होगी। So mutual fund do not normally guarantee return for their investment and investment are subject to market risk, है ना। हम जो एडवर्टीजमेंट रहती है टेलीविजन के ऊपर वो यही रहती है ना, म्यूचुअल फंड के रिलेशन में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, तो वो चीज रहती है। बैंक शुड हैव इन हाउस रिसर्च टू आइडेंटिफाई स्कीम्स बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ देयर कस्टमर। Selection of a product with performance above the level of their benchmark indices will minimize risk in a big way। अगर आपने appropriately select किया प्रोडक्ट, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। अगर लॉस हुआ भी तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इन दैट केस आप हायर जो रिस्कियर म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू क्रिएट वेल्थ। आप करना, इट्स वॉलंटरली, है ना, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इन केस ऑफ ग्रोथ स्कीम्स बियॉन्ड कैपिटल मार्केट क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको पहले बोला इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट। इफ यू वांट टू ग्रो योर कैपिटल, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करोगे, रिस्क भी अकॉर्डिंगली रहेगा, रिटर्न भी हाई होएगी, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रोथ स्कीम्स beyond capital market create better opportunity for capital appreciation and return and the expertise of professional fund manager enhance the opportunity and deliver better return। क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड विद द हेल्प ऑफ देयर म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक्सपर्ट पर्सन विल बी देयर, डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे विद द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज सो दैट कि मैक्सिमम रिटर्न हो आपको। तो अपॉर्चुनिटी, चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। देन पीपल आर द ड्राइविंग फोर्स। चाहे इंटरनल बेसिस के ऊपर बात कर लो, चाहे एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर बात कर लो। एक्सटर्नल बेसिस की अगर मैं बात करूं, मतलब जो कस्टमर वगैरह, कंज्यूमर वगैरह जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनल की बात करूं, जो क्या बोलते हैं, मतलब जो इंटरनल स्टाफ है बैंक का, है ना, उसके बारे में, तो दोनों देखने को मिलेंगे आपको। पीपल रिलेट टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कंप्लाइज लाइन स्टाफ हु एक्चुअली मार्केट द स्कीम and external customer are target customer to whom the scheme are marketed by the internal customer। तो किनको आपने की फोकस रखना है, ठीक है, किस तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफर करना है, ये इंटरनल स्टाफ का रहेगा काम। जिनको की फोकस कर रहे हो, जिनके लिए मार्केट कर रहे हो प्रोडक्ट, वो आपका एक्सटर्नल कस्टमर है, ठीक है।
Selecting a marketing staff with the right aptitude and attitude will make sure that the scheme reach the external customer and trigger the purchase intention that are translated into sales. क्या वो इन्फ्लुएंस, क्या वो अच्छे से जो भी क्वेरीज हैं उनको हैंडल कर भी पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स की नहीं, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कस्टमर्स की, है ना. तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प देम अलॉट इन मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. केयरफुल सिलेक्शन ऑफ इंटरनल सेल्स स्टाफ who is going to sell and right target of the external customer to whom it is going to be sold will make the distribution model more effective. Then next जो है propagate model में element है, that is appetite. The risk taking vary with the customer across segment. The risk appetite for a rural affluent customer will be comparatively less than his urban counterpart. Product offering across segment should match the risk appetite of the respective segment. तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है जिसको लेके यहाँ पे एपेटाइट को डिफाइन किया गया है, वो किया गया है टेक इनटू कंसीडरेशन दी रूरल कस्टमर एंड अर्बन कस्टमर. ठीक है, दोनों के कंपैरिजन के साथ कि दोनों के केसेस में अगर रिस्क एपेटाइट, रिस्क की जो कैपेसिटी है, ठीक है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, दोनों क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी. एंड डेफिनेटली आपने अकॉर्डिंगली ही फिर उनको प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट ही उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेगमेंट ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है. द नेक्स्ट इज ज्योग्राफी. Geography of the bank is the foremost advantage for the bank and mutual fund in distribution model. In a single tie-up model, the idea is to simply sell across geography. With multi-tie-up, border have to be clear. Bank should draw the distribution design based on the brand equity of the mutual fund in a specific or across geographic boundaries for better distribution efficiency. Bank should first decide on branches through which they are going to distribute mutual fund product. The awareness level about mutual fund in journal schemes in particular varies across geographies. रूरल एरिया में है, सेमी अर्बन, अर्बन एरिया, मेट्रो सिटीज़ हैं, एंड ऑल्सो कस्टमर सेगमेंट. डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है ना कि ये जो म्यूचुअल फंड आप अगर आप एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हो फॉर द सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड की एग्जाम्पल के तौर पर काम कर चलते हैं. डेफिनेटली पहले आप ये डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी मेरी ब्रांचेज हैं जो ये जो म्यूचुअल फंड के रिलेशन में ये जो प्रोडक्ट हैं ये प्रोवाइड करेंगी, है ना. ज्योग्राफी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल कि वो जो अपने प्रोडक्ट हैं आप किनको ऑफर कर रहे हो, रूरल एरिया, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो, ठीक है, किनको आप ऑफर कर रहे हो. अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि कौन सी ब्रांचेस रहेंगी दैट विल हेल्प यू इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. देन एट्रीब्यूट्स. So attributes of a product are born out of a product structuring and investment object. ग्रोथ स्कीम, इनकम स्कीम, बैलेंस स्कीम, इट्स ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स आर ऑफर. ठीक है, आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट स्कीम्स में. क्या क्या स्कीम्स हैं? ग्रोथ स्कीम, इनकम स्कीम, बैलेंस स्कीम, इंडेक्स स्कीम्स विल बी देयर. Are some of the product attribute and monthly income plan, SIP will be there, systematic investment plan that ensure return and investment attribute. Then training is that core area on which entire mutual fund distribution revolve, उसके आसपास घूमेगा. Training and certification program by the Association of a Mutual Fund in India known as AMFI, Association of Mutual Fund, for distributing mutual fund product is essential for successful implementation of distribution strategy. कहाँ गए हम? Okay. The content and communication to the trained staff will be translated to better counseling to the target investors and better satisfaction level. Definitely अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर करने हैं कस्टमर को, जो एम्प्लॉयज़ आपके वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उनके पास वो स्किल, वो एफिशिएंसी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना इन रिलेशन टू दैट, सो दैट कि वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएँ. तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर को नॉलेज नहीं मिलेगी उस चीज़ के रिलेशन में. डेफिनेटली ट्रेनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट एरिया. देन एजुकेशन. Educating the external customer
कभी किसको आपको एजुकेट करने की जरूरत है? डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट है उसके रिलेशन में किसको एजुकेट करोगे? कस्टमर्स को. सो एजुकेटिंग द एक्सटर्नल कस्टमर अबाउट द म्यूचुअल फंड. फर्स्टली, कस्टमर विल ऑलवेज लुक टू डायरेक्ट असिस्टेंस बाय स्टाफ whose responsibility it is to educate and guide them into investing based on their risk return appetite. कितना कैपेसिटी है उनका रिस्क लेने का, अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो. ठीक है. लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल जो भी है उनका, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल विल बी देयर. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान या इसमें आप क्या हो इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. द एजुकेशन एक्सरसाइज इज टू बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. Developing and implementing a robust propagate model will result in better mobilization for bank. So this is about propagate model. तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो ईच एंड एवरी एलिमेंट, एंड इम्पॉर्टेंस भी समझ में आई हो कि हर एक एलिमेंट की अपने आप में ही इंपॉर्टेंस है. तो जब तक आप प्रोपागेट मॉडल को अच्छे से नहीं समझा, नहीं जाना, देन डेफिनेटली आप क्या म्यूचुअल फंड के रिलेशन में जो भी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सेलिंग के रिलेशन में, क्या आप ये एफिशिएंटली कर पाओगे? आई होप सो. अभी आपका आंसर क्या होएगा? नो. ठीक है. तो प्रोपागेट मॉडल आई होप सो क्लियर हो गया हो सबको. अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग फॉर फंड अ फी बेस्ड इनकम. ठीक है. व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? सो क्रॉस सेलिंग मीन्स व्हाट? सबसे पहले देखते हैं. सेलिंग वन और मोर एडिशनल प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस सो एज टू जनरेट मोर बिजनेस एंड प्रॉफिट पर कस्टमर. मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट आप यहाँ पे एक कस्टमर को ऑफर कर रहे हो. एक से एक भी कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को ऑफर कर रहे हो, सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट पर कस्टमर. In the retail banking side, almost all bank, including those with the public sector, the following standard strategies in case of housing, auto loan, education, consumer loan and other niche products to add volume to their retail asset book या retail assets जो हैं बैंक के, ठीक है, उनमें डेफिनेटली दीज आर प्लेइंग की रोल. ठीक है. एंड अगर आप यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, डेफिनेटली दैट, क्योंकि ये सारे क्या हैं, दैट विल एक्ट एज एसेट फॉर द बैंक. अगर मोर देन वन प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, एफिशिएंटली चीजें हो रही हैं, देन डेफिनेटली दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू. यू विल बी एबल टू गेट प्रॉफिट पर कस्टमर. ठीक है. नाउ ऑल बैंक आर फाइटिंग द रिटेल बैटल, targeting the prospective customer universe with more or less similar strategies and insignificant product value differentiation, trying to expand the customer base and achieve their retail asset target and profit. मतलब by hook and crook जैसे भी उन्होंने अपना जो टारगेट है उनको उसको अचीव करना है. चाहे इनसिग्निफिकेंट मीन्स यूज करें, ठीक है, स्ट्रैटेजीज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजीज विल बी देयर, नेम चेंज कर लेते हैं सिंपली, बस वही सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, है ना. तो ये चीज रहती है आपका क्रॉस सेलिंग में. टू अचीव दिस व्हाट बैंक कैन डू. तो ये चीज को अचीव करने के लिए, मतलब अपना लार्जर कस्टमर बेस बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बैंक जनरली डू सर्च दे सेल्फ. इट इज अ सिचुएशन वेयर बैंक आर स्टिपिंग टू द एक्सेलरेटर टू एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस and develop and implementation strategies to bring additional customer involving additional cost. Searching they self customer mining will give definite clue for cross selling. मतलब जब आपने प्रॉपर रिसर्च किया कि ये जो कस्टमर सेगमेंट है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनका इनकम बेस है, ठीक है, उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है, किस तरीके से उनका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रहता है, ये सारी चीज आपने अच्छे से एनालाइज की, रिसर्च की. जब आप ये सारी चीज अच्छे से एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे, उसके बाद आप जो है कस्टमर को बताओगे कि भाई दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, है ना, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. तो इस तरीके से आप फिर प्रॉपर गाइड कर पाओगे अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की है. ठीक है. सर्चिंग पार्ट विल बी देयर. इन अदर वर्ड, इफ बैंक
इज एबल टू सेल एन एसेट प्रोडक्ट लाइक हाउसिंग, कार, एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके से, रिटेल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रिटेल एसेट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, टू अ सेविंग और करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर सक्सेसफुली, देन इट इज क्रॉस सेलिंग। मतलब किस हो गया ना, मोर देन वन प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हो। किसी बंदे का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप उनको ऑफर कर रहे हो कि इफ यू वांट, अगर आपने घर बनवाना है, ठीक है, अगर आपने एजुकेशन के लिए आपने लोन लेना है, तो हमारे पास भाई ये फैसिलिटीज हैं, ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, ये प्रोविजन है। आपने प्रॉपर रिसर्च की, उसके बाद उनको बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे ऐसी चीजें कर सकते हो, तो डेफिनेटली दैट इज बेसिकली नो, आप यू आर ऑफरिंग मोर देन वन प्रोडक्ट टू अ एग्जिस्टिंग कस्टमर, दैट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस सेलिंग इज क्लियर टू यू। अभी क्रॉस सेलिंग जरूरी क्यों है? द प्राइम पॉइंट फॉर क्रॉस सेलिंग इज द कॉस्ट फैक्टर. It is zero in on the cost of new customer acquisition for asset expansion and the cost of cross selling to existing customer. डेफिनेटली एक तो आपका कॉस्ट रिड्यूस होएगा, सेकंड क्या ही होएगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे अपना एसेट क्रिएट कर रहे हो, आप अपना एसेट क्रिएट कर रहे हो विद द सेम कस्टमर बेस, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है इन रिलेशन टू कि वो जो कस्टमर है वो फेक कस्टमर ना हो, है ना। ये इस चीज़ के रिलेशन में जो भी आपने रिसर्च एनालिसिस जो भी आपने करना है, उसमें भी आपको टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को जब आप एडिशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो एंड वो एडिशनल प्रोडक्ट दैट विल क्रिएट एसेट फॉर यू, डेफिनेटली दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज द प्रॉफिट. क्रॉस सेलिंग एंड एसेट additional asset product to existing customer prove the profit in journal, profit per customer in particular. Totally भी you will be able to earn profit per customer, you will be get to know कि मेरा इतना profit जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉस्ट फैक्टर, मतलब दो चीज़ों के आसपास क्रॉस सेलिंग घूमेगा। आपसे पूछा जा सकता है क्रॉस सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, नीचे ऑप्शंस दे देंगे, कॉस्ट फैक्टर की वजह से, प्रॉफिट के लिए, और एक आधा रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन में डाला होएगा कॉस्ट एंड प्रॉफिट वाला, तो डेफिनेटली दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। क्रॉस सेलिंग फोस्टर ब्रांड लॉयल्टी. A customer who has availed himself of more than one product from the bank is drawn closer to the bank than a customer who has taken only one product. Definitely जब आप ज़्यादा चीज़ों के साथ डील करोगे किसी के साथ भी, ठीक है, आप रिलेट कर पाते हो। अभी मैं आपको अगर रिटेल बैंकिंग करा रही हूँ, आपने ABM पढ़ा है मेरे से, रिटेल बैंकिंग करवा रही हूँ, BFM करवा रही हूँ, डेफिनेटली जो हमारी इंटरेक्शन होगी, आप लोगों को द वे आई एम टीचिंग, है ना, मेरे को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट है, वो बेटर रहेगी when we are interacting with each other more than once. Getting my point or not, है ना, on daily basis with the help of our live lectures, ठीक है। तो इसी तरीके से है ये भी, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है बैंक ऑफर कर रहे हैं मोर देन वन प्रोडक्ट टू दी कस्टमर, देन दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट लॉयल्टी, दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन बेटर रिलेशनशिप विद द कस्टमर एज कंपेयर टू द कस्टमर हु हैव टेकन ओनली वन प्रोडक्ट। उसके साथ सिंगल बेसिस के ऊपर ही इंटरेक्शन होगी, दैट्स इट। इफ अ कस्टमर हैविंग अ सेविंग अकाउंट has taken a consumer or personal loan, the chances of switching to another bank is less than when he has only saving account. If in addition he take a housing loan or mortgage product, the chances of bank hopping reduce further. मतलब एक बार के लिए तो सही है कि अगर उसने सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपसे पर्सनल लोन भी लिया है, मतलब उसका जो चांसेस ऑफ स्विच है कि वो किसी और अकाउंट किसी और बैंक में स्विच करेगा वो कम हो जाएंगे, है ना। आपके साथ ज़्यादा वो इंटरेक्ट कर पाएगा, ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो उसकी जो रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू दैट वो इंक्रीज ही होती जा रही है, मॉर्गेज के ऊपर उसने हाउस लोन लिया, ठीक है, फर्दर इंक्रीज ही होती जा रही है, देन चांसेस ऑफ रिकवरी विल बी लेस, ठीक है। क्रॉस सेलिंग हेल्प बैंक टू प्लान, जर्नल यहाँ पे बात की है कर रही हैं, हर सिनेरियो में नहीं एप्लीकेबल होएगा। क्रॉस सेलिंग हेल्प बैंक टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। किस तरीके से, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, as it give clarity to developing plan based on the customer relationship profile. मतलब जो आपने वो प्रॉपर ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस किया उसके बेस के ऊपर। Then potential for cross selling. A research study of sample of rural, semi-urban, urban, metro customer of public sector bank reveal that the percentage of saving, current and term deposit customers who have additionally taken a credit product from the bank is very low, indicating the enormous scope for
क्रॉस सेलिंग। तो फिर आप क्या चीजें करोगे इफेक्टिवली सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेलिंग। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि क्रॉस सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस कोर इंपॉर्टेंस के तौर पे नहीं देखा जा रहा, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग। अ रोबस्ट कस्टमर बेस इज द फोरमोस्ट फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग। जब कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो आप किसको फिर प्रोडक्ट ऑफर करोगे? डेफिनेटली पहले कस्टमर बेस होना चाहिए। The database is the core on which the entire cross-selling strategy is built. Based on the customer relationship history and cross-selling model, a broad mapping of the customer profile and retail product to be cross-sold has to be done. सबसे पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए, आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे कस्टमर की प्रोफाइल को, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफर करोगे। The map data has used to develop a specific asset related to cross-selling information. जब आपने प्रॉपर एनालाइज किया जो भी डेटा था, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ड्राइव की, फिर आप अकॉर्डिंगली देखोगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट प्रोडक्ट है, नहीं है, इफ इट इज पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, कि अगर मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू दैट आप सेटिस्फाई करोगे तो फिर आप वो प्रोडक्ट को डेवलप भी कर सकते हो। टेक इन टू कंसिडरेशन दैट रिसर्च फैक्टर। द क्रॉस सेलिंग इन्फॉर्मेशन हैज टू बी पुट इन प्लेस फॉर स्टाफ, इंटरनल कस्टमर आप बोल लो, to view and communicate to the target consumer group. The internal customer should be trained to effectively cross-sell and convert the initiative into business. उसके बाद फिर इंटरनल जो आपका स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, फिर उनका काम स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कि भाई इस तरीके से आपने कस्टमर के साथ डील करना है, ये इन्फॉर्मेशन बतानी है, इस तरीके से बतानी है, ये क्वेरीज होंगी तो ऐसे इसका सोल्यूशन है, ठीक है। Cross-selling is a team effort and success depend on the attitude and involvement of all the staff concerned. Definitely. The success of cross-selling depend on offering at the right time the relevant product to the customer. जब उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो टाइम पे आप बोल रहे हो कि नहीं भाई आप ये लोन ले लो, ये लोन ले लो। बंदे ने अभी घर बनवाया है, ठीक है, आप भी पैसा लगाया है, तो क्या वो हाउस लोन लेगा? नहीं लेगा। Dynamic feedback from the line level should be taken cognizance of for fine tuning and retuning the strategies if it is required. आप depending upon the feedback आप अपनी जो strategies हैं उनको आप उनमें आप changes करोगे, ठीक है। अगर दोबारा बनाने की जरूरत है तो दोबारा भी फ्रेम की जाएंगी, ठीक है। Selecting the target customer group is essential for cross selling success. Selling the right product to the right customer improve the relationship. Cross selling is more relationship based रेदर देन ए ट्रांजेक्शन बेस्ड। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हो, बिल्ड कर पा रहे हो विद द कस्टमर, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। इट वुड बी रेलिवेंट कि क्रॉस सेलिंग के केस में जो रिलेशनशिप है सीआरएम के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहता है रेदर देन की ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं। The above strategies, if put in place, will definitely expand the retail credit portfolio of the bank and will result in better realization of fund-based income by means of interest. The above concepts are applicable to fee-based product also for increasing the fee-based income. Definitely, आप जब यहाँ पे more than one product offer करोगे, that will help you to generate revenue. Getting my point? तो यहाँ पे क्रॉस सेलिंग, आई होप सो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई हो, क्या स्ट्रैटेजीज आपने ऑप्ट करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है, सो दैट कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है क्रॉस सेलिंग का, यू विल बी एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड क्रॉस सेलिंग जो है इट्स अ टीम जो है क्या बोलते हैं, एज अ टीम आप इसको अचीव कर पाओगे। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप अगर इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट्स ऑफ क्रॉस सेलिंग यू कैन, ठीक है। तो या आई होप सो क्रॉस सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो आपको कि क्रॉस सेलिंग है क्या, जरूरी क्यों है, अगर एफिशिएंटली आप नहीं ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव टू अडॉप्ट फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। अभी डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो टॉपिक है ये कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जितना अभी तक हमने चैप्टर रीड किया है उसके रिलेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो अटेम्प्ट कीजिएगा पहला क्वेश्चन, पैरा बैंकिंग रेफर्स टू व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ऑप्शन डी इज ऑल दी अबव। तो पैरा बैंकिंग में बेसिकली क्या क्या चीजें रहती हैं, क्विकली आंसर कर दीजिए। थैंक यू अभिषेक सर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक किया कीजिए, दैट विल रियली मोटिवेट मी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आप वीडियो लाइक करते हो तो मेरे को लगता है कि नहीं अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तभी लाइक कर रहे हो वीडियो को, ठीक है। अगर आपकी कोई सजेशन रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। तो इट्स ऑप्शन डी। ओके, तो पैरा बैंकिंग के साथ आप फैमिलियर हो। थैंक यू कुलदीप सर। तो पैरा बैंकिंग के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हो कि मतलब जो मेन सोर्सेज हैं इनकम के, या मैं बात करूँ जो मेन एक्टिविटीज बैंक ऑफर करते हैं, उसके अलावा जो एडिशनल अगर वो ऑफर कर रही हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, दैट विल हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू। तो उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पार्ट है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये सारा उसका पार्ट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। हमने तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आई होप सो क्लियर भी हुआ हो। So correct answer is what? This is option D, all the above. Now move on to next. The eligibility criteria for joint venture participant for entry of bank into insurance business include: the net worth of the bank should not be less than 500 crore, CRAR of the bank should not be less than 10%, level of non-performing assets should be reasonable, bank should have net profit for last 3 consecutive year. Option E is all the above. तो अगर बैंक्स इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो एक क्राइटेरिया था, ज्वाइंट वेंचर में अगर ऐड इंक्लूड होना चाहते हैं तो एक क्राइटेरिया था कि ये चीजें आपने फुलफिल करनी है, करी तो आप जो है टाई अप में इन्वॉल्व हो सकते हो इन केस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड? आई गेस यहाँ पे ना किसी का क्वेश्चन था, अभी मेरे को दिख नहीं रहा, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रिलेशन में। मेरे को लगता है मैंने ना ईएमआई वाला आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया ना, तो शायद तब वो डाउट आया होएगा, मेरे दिमाग में आया अभी कि वो सिर्फ मैंने आपको जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट मतलब एज सच आपको डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल बी देयर। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने तब ऑप्ट किया था सो दैट कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ईएमआई के रिलेशन में, आप फॉर्मूला ना भूल पाओ। डेफिनेटली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ईएमआई के रिलेशन में, स्टेटमेंट फॉर्म में अगर पूछा जाएगा, फॉर्मूला रिलेटेड होएगा, चांसेस ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर, ठीक है, इन केस ऑफ फॉर्मूला फॉर ईएमआई। तो वो आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, सिर्फ वो एक पर्पस था कि मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑप्ट किया कि इस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, इट्स ऑप्शन ई। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऑप्ट किया जस्ट टू रिकॉल ऑल दी कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड इफ बैंक्स वांट टू एंटर इनटू टाई अप इन केस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, कि आपको रिकॉल हो जाएं सारी प्रोविजन। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, डेफिनेटली वो इतना एज इट इज ईजी तो होएगा नहीं, ये इसलिए मैंने ऑप्ट किया सो दैट कि आप करेक्ट वन अच्छे से आपको ध्यान में रहें सारी चीजें, कि क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपसे इनकरेक्ट वन पूछा जाए या कोई चीज जो है लैक करे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट थिंग क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ बैंक की, 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। CRAR कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है 10% से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी मेंटेन करके रखनी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके रीजनेबल होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, प्रॉफिट में होने चाहिए वो बैंक कम से कम 3 साल तक, ठीक है, पिछले 3 साल तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इट्स ऑप्शन ई, ऑल दी अबव, ठीक है। देन नेक्स्ट इज all banks entering into insurance business will be required to obtain prior approval of इनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर बैंक इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हो सकती हैं, ठीक है, एज ए थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है? अगर तो मैं ऑप्शन डालती तो क्विकली फटाफट बता देते, यू लेट मी नो करेक्टली।
देखो चलो मैं ऑप्शन डाल ही देती हूँ, ठीक है। आरबीआई, IRDAI और सेबी, ठीक है। और क्या डालूं? ऑल दी अबव। अभी बताओ क्या होता आपका आंसर? आरबीआई, IRDAI, सेबी, ऑल दी अबव। तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स के, दैट इट्स आरबीआई और IRDAI। वैसे मैंने ये ऑप्शंस डालनी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे IRDAI लिखा तो मैंने स्पेसिफिकली डाला सो दैट कि कंफ्यूजन दूर हो जाए वो चीज़ के रिलेशन में। देखो जब भी आपने इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करना है, माई बाप कौन है इन रिलेशन टू बैंक्स बिजनेस? इट्स आरबीआई, इट्स आरबीआई। आरबीआई ने वो कंडीशन चेक करनी है, वो तो बाद की बात है कि IRD के नो डाउट IRDAI के भी नॉर्म्स के साथ आपने जो है कंप्लाई करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इनके नॉर्म्स के साथ अप्लाई नहीं करना, आई एम नॉट सेइंग दैट। आरबीआई ने पहले क्या है वो कंडीशन चेक करनी है। कौन सी कंडीशन? जो हमने ऊपर डिस्कस की सेकंड क्वेश्चन में, कि क्या इनका नेटवर्थ इतना है, क्या एनपीए इतना मेंटेन कर रखा है, क्या CRAR इतना मेंटेन है, क्या कंजिक्यूटिवली 3 सालों में ये प्रॉफिट में है कि नहीं है। ये सारी चीजें आरबीआई चेक करेगा पहले। अगर उनको सेटिस्फाइड लगेगा फिर उनको अप्रूवल मिलेगा कि भाई आप इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर हो सकते हो। अभी परमिशन मिल गई, परमिशन मिलने के बाद आपने किस तरीके से प्रोविजंस के साथ अप्लाई करना है, किस तरीके से नॉर्म्स के साथ रिलेट करना है, किस तरीके से कस्टमर के साथ डील करना है वाइल ऑफरिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर इन केस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इन दैट केस यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ IRDAI. I hope so the thing is clear to you. Why I am saying that the correct answer for question third is what? It's RBI. I am not saying that कि इनकी प्रोविजन नहीं माननी, लेकिन अप्रूवल किनका लेना है? अप्रूवल लेना है आरबीआई का, ठीक है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन ए लगा लो या आरबीआई लगा लो, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है चीज के रिलेशन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज banks distribute the following type of products in life and non-life insurance business: regular premium individual policies, single premium, group insurance, all the above. So correct answer for question 4. Everyone quickly. जी सारी ही हैं। Regular premium insurance policies will be, individual policies will be there, single premium, group insurance. So correct answer is what? This is option D, all the above. ठीक है, दोनों ही केसेस में, चाहे मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, नॉन लाइफ की बात करूं। Then next is the group cover offered are basically of dash and dash type of cover. तो जो ग्रुप इंश्योरेंस कवर रहता है उसमें कितने तरीके का आपको देखने को मिलता है, कितने तरीके की टाइप्स देखने को मिलती हैं? ग्रुप इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रुप कवर की बात हो रही है, सॉरी ग्रुप कवर की बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लाइफ नॉन लाइफ जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ग्रुप। आई होप आप रिलेट करके देखो ना। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप कवर ऑफर बेसिकली डैश एंड डैश टाइप ऑफ कवर। सोचो जरा, anyone, is anyone can relate with the question? रिकॉल करवाऊं फिर एक बार दोबारा? ओके, तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हमने स्टार्ट ही किया था आज के टॉपिक के साथ, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रुप कवर ऑफर बेसिकली 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप ऑफ कवर एंड सेकेंड टाइप ऑफ कवर।
फर्स्ट टाइप ऑफ कवर आपका रहता है इन केस ऑफ नेचुरल एंड एक्सीडेंटल डेथ कि फिक्स आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, एनुअल बेसिस के ऊपर प्रीमियम चार्ज किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ कवर जहां पे जो भी बोरल अकाउंट है, जो भी उनका रीपेमेंट पीरियड रहेगा, है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड चांसेस ऑफ डेथ इस तरीके का अगर हुए तो वो केस में उनको कवर मिलेगा, है ना, वो केस में उनको अश्योरेंस मिलेगी। तो ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ कवर। तो ग्रुप कवर को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक फर्स्ट टाइप ऑफ कवर, सेकंड टाइप ऑफ कवर। आई होप सो क्लियर हो गया हो सबको, किसी को कोई डाउट ना हो ये चीज के रिलेशन में। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th इज व्हाट? 50 था ना? हाँ जी 50 था। सो इट्स फर्स्ट टाइप ऑफ कवर एंड सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ना? वाई आई एम सेइंग दैट कि इसका, हाँ जी, फिक्स एंड डायनामिक भी बोल सकते हो, अभिनव सर ने यहाँ पे आंसर किया है, फिक्स एंड डायनामिक भी बोल सकते हो, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप भी बोल सकते हो, मतलब जिस भी रिलेशन में पूछा जाए नाउ यू विल बी एबल। ठीक है, तो क्यों लाइफ एंड नॉन लाइफ या एक्सीडेंटल नॉर्मल ये नहीं है, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। लाइफ एंड नॉन लाइफ की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या है, द टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट आर ऑफर्ड बाय बैंक एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर इन केस ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट फॉर क्वेश्चन 5th, इट्स फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो बाकी क्वेश्चन जो है और टॉपिक जो है हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर